बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसी चैप्टर 2 का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2.12 सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 2.12 वाला टॉपिक है, इसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। बुक में देखें जो 2.13 वाला टॉपिक है, हेडिंग आपको नजर आएगी फ्री फॉल एक्सेलरेशन की। इसमें भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ही डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी, या कह लें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये टॉपिक एक ही बनता है, लेकिन बुक में ना अलग अलग टॉपिक दो मेंशन किए गए हैं। जो 2.12 वाला टॉपिक है उसमें देखें मोशन अंडर ग्रेविटी की हेडिंग है, लेकिन हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ेंगे वो सिर्फ लीनियर फॉर्म में होंगी। आप बुक में चेक कर सकते हैं, वहां पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉर्म में कोई इक्वेशन यूज नहीं की जा रही, वो अगले टॉपिक में मेंशन की गई है। तो बुक में ना थोड़ा तरतीब आगे पीछे हो गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही टॉपिक है, जो कुछ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ना, इसी तरीके से टॉपिक को अच्छे से पहले समझ लें, फिर नोट कर लीजिएगा, फिर इसी तरीके से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह जो मर्जी MCQ आ जाए, शॉर्ट आ जाए, वो आपको आता होगा। कोई ज़्यादा थ्योरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ आने चाहिए टॉपिक। जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, बस यही आप तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक को ज़रूर पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें याद रखिएगा कि टोटल 5 पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे। कितने पैरामीटर्स यूज़ होंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन में? 5 पैरामीटर्स। कौन कौन से जी? इनिशियल वेलोसिटी VI, फाइनल वेलोसिटी VF, एक्सेलरेशन A, डिस्प्लेसमेंट जिसकी मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डिस्कस करूंगा, इसीलिए इसको डिस्टेंस बोलूंगा, ठीक है, S। और उसके बाद लास्ट में क्या है नंबर 5 पे टाइम T। अब बच्चे ना यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं सर जी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ऊपर एरो आएगा ना सर, आप एरो लगाना भूल गए हैं। तो बेटे यहाँ पे आपने एरो पुट नहीं करना, ये हैं वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप पढ़ रहे होंगे तब आप इनको स्केलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो हम इन्हीं वेक्टर क्वांटिटीज की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अभी आप एरो पुट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये टोटल 5 पैरामीटर्स हैं जिनको यूज करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देखिएगा, VF फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी VI प्लस AT। A क्या है एक्सेलरेशन और T क्या है टाइम। तो ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कैसे आई है, इसकी डेरिवेशन अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हम करेंगे। फिलहाल आप इसको रट्टा लगा लें, याद करें कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर? अब जरा गौर कीजिएगा, बच्चे ना इस तरह से लिख देते हैं VF और VI को इस तरह से लिख देते हैं, बेटा ये गलत तरीका है। इस तरह से सबस्क्रिप्ट्स आप यूज करेंगे, देखिए ना F को छोटा सा करके लिखा गया साथ में, इन्हें सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये VF इसी तरीके से आप लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S डिस्टेंस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी कोई आपसे पूछे, MCQ भी बन सकता है और शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो फिर आप रट्टा लगा लेना, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, इसी तरह से याद करें। क्लियर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे गौर करें कि क्या इन 5 पैरामीटर के अलावा कोई पैरामीटर यूज हो रहा है? हाँ जी हो रहा है ना, 1/2। भाई वो नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर है। इन्हीं 5 पैरामीटर को यूज करके हमने इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाया है। क्लियर? इस तरीके से आपने याद करना है। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिमिटेशंस क्या है? तो आपकी बुक में 4 पॉइंट्स मेंशन किए गए थ्योरी में, वो मैं यहाँ पे आसान करके लिख देता हूँ ताकि अगर कोई शॉर्ट बने तो फिर आपको आता हो। तो मेरे साथ साथ लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि ये आप इक्वेशंस तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास मोशन क्या हो, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, तब आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास कि मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन, या आप सिंपल कह लें स्ट्रेट लाइन मोशन, बस इतना भी लिख सकते हैं। वो देखें ऐसे हो सकती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो सकती है, जैसे मर्जी हो, बहरहाल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। नंबर 2 वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नो एयर रेजिस्टेंस। ये बुक में आपको नजर नहीं आएगा लेकिन आप लिखेंगे नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कि जब आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो तब आपने एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करना है।
एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 वाला पॉइंट है बेटे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आसान करके याद करेंगे तो आराम से याद हो भी जाएगा और इंशाल्लाह टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। नंबर 4 वाला पॉइंट मैं ऊपर बता के आया हूं, लेकिन फिर बुक यहां पे मेंशन कर रही है तो इसलिए मैं लिख देता हूं कि ये जो 4 पैरामीटर्स हैं ये हैं तो एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन इधर हम इनको स्केलर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर यूज्ड। ठीक है, इस तरह से ये 4 पॉइंट बन जाएंगे। एक पॉइंट और है बुक में, वो यहां पे मैंने अलग से मेंशन कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में देखेंगे तो थ्योरी में 2-3 लाइन आपको नजर आएंगी, वहां से समझ नहीं आएगी, मैं यहां पे आसान करके समझा दूंगा। ठीक है, बाद में बताता हूं, पहले एक और इक्वेशन देख लेते हैं, वो है S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल डिस्टेंस की इक्वेशन है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T, स्पीड के फार्मूले से निकाली गई है। स्पीड क्या होती है, V इज इक्वल टू S ओवर T, तो यहां से S निकाले V मल्टीप्लाई T। अब इससे पहले के टॉपिक में जब स्पीड टाइम ग्राफ का टॉपिक में पढ़ा रहा था, याद है ना, उसमें मैंने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का जब एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा था, एरिया कैलकुलेट किया था, तब आपके पास इक्वेशन थी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टी, किसके इक्वल आई थी, डिस्टेंस के इक्वल। तो ये वही इक्वेशन तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसी इक्वेशन को बेटे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी 2 ही वेलोसिटीज है ना, इनिशियल और फाइनल, तो इन दोनों को सम करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें, इसी एवरेज वेलोसिटी को लिखा जा सकता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। 2 वेलोसिटीज हैं, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दे, ये t एज इट इज आ जाएगा। तो ये एक और इक्वेशन आपको डिस्टेंस की मिल गई है, S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई T। एक्चुअल में ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बुक में आपको नजर नहीं आएगी टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आपके कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात भी याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो बेटे आपने याद रखना है कि जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बेटे क्या हो जाएगा, 0। मैंने पीछे पढ़ाया था ना कि जब भी एक्सेलरेशन का जिक्र आए तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज तो नहीं आ रहा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लो जी, टॉपिक खत्म। बस आखिरी कंडीशन, मेन पॉइंट वो है आपके पास, याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि जो इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र हम कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी नंबर 1 ये आपका रेफरेंस रहेगी। ये क्या है, रेफरेंस, इसके हिसाब से आगे आपने चलना होगा, बाकी चीजों को इसके हिसाब से देखना होगा, ऐसे समझे, ये है रेफरेंस का मतलब। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका रेफरेंस रहेगी, और साथ में दूसरा पॉइंट क्या है कि ये पॉजिटिव होगी। जो आपका रेफरेंस होगा इसको आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी रेफरेंस, और नंबर 2 पॉजिटिव रहेगी। अब है अगले 3 पैरामीटर्स, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस। ये 3 पैरामीटर्स पॉजिटिव कब होंगे, ये पॉजिटिव तब होंगे जब इनकी डायरेक्शन इस रेफरेंस VI के अलोंग होगी। इनमें से किसी भी पैरामीटर की जब डायरेक्शन VI के बराबर होगी, अलोंग होगी, तब ये पैरामीटर्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक, फॉर एग्जांपल A की डायरेक्शन जो है वो VI की डायरेक्शन में है, तो फिर इसका मतलब A पॉजिटिव आप लेंगे। इसी तरह से ये 3 पैरामीटर्स नेगेटिव तब होंगे जब इनकी डायरेक्शन रेफरेंस VI के अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल VI इधर है, A इधर है, या S इधर है, तो इसका मतलब अब आपके S की डायरेक्शन क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इन 3 पैरामीटर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव तब होगी जब ये VI की डायरेक्शन में होंगे, और ये 3 पैरामीटर्स नेगेटिव तब होंगे जब इनकी डायरेक्शन VI के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यही इतनी आसान करके आपको बात समझा दी है, बुक में देखेंगे वहां पे थ्योरी में वर्डिंग मेंशन की गई है, रट्टा नहीं लगाना, चीजों को समझना है। तो अब ये आपका पहला टॉपिक खत्म हो चुका है 2.12, क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को ना हम ग्रेविटी की फॉर्म में लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप बुक में देखेंगे तो वो कह रहा है व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जब एक बॉडी फ्री फॉल नीचे आ रहा होगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना,
तो बॉडी नीचे आएगा ही आएगा। उसके बाद वो कहता है द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इज डिनोटेड बाय जी। तो उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा उसको हम जी से डिनोट करते हैं। आगे वो कहता है द डायरेक्शन ऑफ जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, और उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। क्लियर। अब वो जो जी है उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको पता चल गया कि भाई ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे 9.8, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके वहां से भी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं, अभी आप याद रखें। हाँ, जब आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तब जरा कैलकुलेशन में मसला बनता है और आपके पास कैलकुलेटर भी ना हो, तब वो कहता है कि आप 10 यानी कि 9.8 की बजाय आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जी की वैल्यू को यूज कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन जरा इजी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने याद रखना है कि जी की वैल्यू कितनी है बेटे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बुक में देखें 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सही है, इसी टॉपिक के अंदर। वो मैं आसान करके यहां पे समझा देता हूं, समझ आएगी तो रट्टा लगा पाएंगे ना, तो आपने समझना है। ठीक है, बड़े ही आसान है। देखें, पहला पॉइंट ये है कि सपोज करें एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है अर्थ पे, ये आपके पास बॉडी है। अब देखें इस टाइम ये रुका हुआ है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यही वाली सिचुएशन समझें। तो इस टाइम देखें इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, 0। अब मैं जैसे ही अपनी फोर्स को रिमूव करूंगा, यानी कि यहां से अपनी फोर्स को रिमूव करूंगा, इसको ऐसे फेंकूंगा नहीं, सिर्फ फोर्स को रिमूव करूंगा। ये देखें, सिर्फ मैंने अपनी फोर्स को रिमूव किया है, तो ये खुद ब खुद नीचे आया क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और ये नीचे गया। तो अब देखें बॉडी भी नीचे आ रहा है और जो जी है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की तरफ। तो जी की डायरेक्शन तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगी ना, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इसका मतलब यहां इस केस में जो जी रहेगा वो क्या रहेगा बेटे, पॉजिटिव। क्या रहेगा बेटे, पॉजिटिव। ठीक है जी। अब देखें अगला केस है कि जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, अब नीचे से ऊपर बॉडी खुद ब खुद तो नहीं आएगा कि आजा बॉडी आजा, नहीं आएगा ना। अब आपको नीचे से उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो ये देखें ये बॉडी है, भाई ऊपर आजा, नहीं आ रहा ना, तो अब इसको आप इनिशियल वेलोसिटी देंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी दी तो इसका मतलब देखें जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा तब इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकती। 0 होगी तो बॉडी ऊपर ही नहीं जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे आप इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो बॉडी आया ऊपर। तो ये देखें ये आया ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी दी, लेकिन ये ऊपर नहीं चला गया। इसका मतलब कहीं ये एक हद तक गया है, फिर उस लम्हे पे रुकने के फौरन बाद ये नीचे आया है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये देखिए, इसका मतलब यहां रुका है ना, रुकने के फौरन बाद नीचे आया है। अगर ये ना रुकता तो फिर ऊपर चला जाता ना, तो ऊपर नहीं गया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट के लिए हल्का सा इंस्टेंट पे रुका है, रुकने के फौरन बाद नीचे आया है। तो जिस पॉइंट पे रुका है ना वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो बेटे सपोज करते हैं इस पॉइंट पे ये रुका है फिर वापसी आया है, तो जिस पॉइंट पे ये रुका वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से इस केस में देखें इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, लेकिन जब आप ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी आपका रेफरेंस होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर। और जो जी एक्सेलरेशन जी एक्ट कर रहा है वो तो करेगा डाउनवर्ड हमेशा। तो जी की डायरेक्शन आ रही है, देखें जी की डायरेक्शन आ रही है डाउनवर्ड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटे, अपवर्ड। तो डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फिर आप नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे एक्सेलरेशन कौन सा है, जी, तो वो जी क्या हो जाएगा बेटे, नेगेटिव। तो मैं यहां लिख देता हूं इस केस में जी क्या है बेटे, नेगेटिव। आगे समझ, बस यही वो 3 पॉइंट्स थे जो बुक में आप पढ़ेंगे तो उनको आपने इस तरह से याद रख लेना है। क्लियर। अब ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी की फॉर्म में क्या बनेगी, सिंपल है। देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ए की जगह आप क्या लगा देंगे बेटे, G लगा दें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। अब आ जाए अगली इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो बनेगी S है लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अब आप जा रहे हैं यूं, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस केस में जो S होगा वो क्या बन जाएगा, H। हाइट में आ जाएगा ना, बुक में ठीक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा H। उसके बाद VIT प्लस हाफ, ए की जगह क्या आ जाएगा, G। तो ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में देखें 2AS है, तो ए क्या बन जाएगा, G। S की जगह क्या लिखूंगा, H।
अब वर्टिकल आ गई ना तो h लिख देंगे, आगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। टॉपिक खत्म। अब बुक की साइड में ना 2 बॉक्स बनाए गए हैं, वहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो देखिएगा। वो ये है कि भाई ये आपके पास अंडे और ये है आपके पास पार्केल है किसी परिंदे के। अब ये लाइटर बॉडीज और ये क्या है, हैवियर बॉडीज। तो वो कहता है इन दोनों को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फ्री फॉल नीचे आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, मतलब वैक्यूम की बात करते हैं, उस केस की जहाँ पे एयर नहीं है, हवा नहीं है, तो वो कहता है उस कंडीशन पे ये दोनों साइड बाय साइड बिल्कुल ऐसे बराबर नीचे आएंगे, या कह लें कि सेम टाइम में ये ग्राउंड को जाके हिट करेंगे जब आप यहाँ से एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देंगे तब। अभी नहीं कि आप एक कागज़ ले लें और इधर से एक अंडा ले लें, दोनों को ऐसे घर में बैठ के ऐसे छोड़ें, हैं ये तो दोनों सेम नहीं गए नीचे, अंडा पहले पहुंच गया है, पेज कहीं इधर उधर उड़ गया है, सर तो कह रहे थे दोनों सेम आएंगे, साइड बाय साइड बिल्कुल बराबर नीचे आएंगे, सेम टाइम में जाके ग्राउंड को हिट करेंगे, तो नहीं कर रहे। बेटे आपने एयर रेजिस्टेंस भी तो इग्नोर नहीं की ना, तो पहले हवा को बिल्कुल ख़त्म करें, वैक्यूम की बात हो रही है। तो उस केस में जाके फिर आप हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट को जब बिल्कुल बराबर से फॉल करवाएंगे तो ये दोनों साइड बाय साइड बिल्कुल बराबर ही नीचे जाएंगे और सेम टाइम में जाके ग्राउंड को हिट करेंगे। ये थी पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी में वो कह रहा है एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर है, ये फ्री फॉल नीचे आ रहे हैं, तो वो कहता है इन दोनों पे जी जो एक्ट करेगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्ट करेगा। ये नहीं हो सकता कि अगर एक छोटा बॉडी है और एक बड़ा बॉडी है तो आप कहें जी छोटे पे जी कम लगेगा और उस पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जब बॉडी दोनों फ्री फॉल नीचे आ रहे होंगे तो जी सेम एक्ट करेगा। ये दूसरी साइड इंफॉर्मेशन थी। टॉपिक खत्म। लास्ट में देखें एक्सरसाइज से थोड़ा सा पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया, ऊपर हेडिंग मेंशन की गई है रिलेटिविटी। ये टॉपिक तो वैसे आप बड़ी क्लासेस में आके डिटेल में पढ़ेंगे और इतना आसान टॉपिक भी नहीं है, ये थ्योरी समझ भी नहीं आती, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन यहाँ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जा रही हैं, तो बुक की हद तक जितनी बातें की गई हैं वो आप ज़रूर याद करेंगे, उनको आप देख लीजिएगा ताकि कोई MCQ और शॉर्ट है तो फिर आपको आता हो। तो वो मैं यहाँ पे आसान करके बता देता हूँ, सिर्फ इतनी बात बताऊँगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वो ये है बेटे कि इन 1905, ये पॉइंट भी याद रख लें, MCQ में पूछा जा सकता है। 1905 के अंदर ना 1905 के अंदर एक मशहूर साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने एक इनकलाबी मफरूज़ा पेश किया जिसमें उन्होंने फिजिक्स के बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तब्दील कर दिया। यानी कि इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इनकलाबी मफरूज़ा पेश किया, थ्योरी पेश की, जिसकी बेस पे फिजिक्स के बहुत से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ना वो तब्दील हो गए। और इसी थ्योरी की बेस पे, इसी इनकलाबी मफरूज़े की बेस पे उन्होंने कहा, देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस पे उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसको c से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू उन्होंने बताई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी याद रखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इतनी बात आप याद करेंगे। क्लियर। अब वो अगली बात लिखता है कि यही स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम फॉर ऑल मोशन। तमाम मोशंस के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने बताई है 3 × 10⁸, वो कहता है ये सेम रहेगी। ये अगला पॉइंट बन गया। तो अब तक मैंने कितने पॉइंट्स बताए हैं? 3 मेन पॉइंट्स बताए हैं, वैसे 4 बता चुका हूँ कि 1905 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इनकलाबी मफरूज़ा पेश किया, थ्योरी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत से फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो तब्दील हो गए। अब उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर उन्होंने उसी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बताई, कांस्टेंट वैल्यू है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद फिर अगली बात चौथे नंबर पे क्या है कि यही स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम फॉर ऑल मोशन। इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद कर ले। 4 बातें होगी। 5वीं बात देखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट। वो कहता है कोई भी चीज़ जो मास रखती है, तो मास रखने वाली चीज़ की जो स्पीड होगी वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ना तो ग्रेटर हो सकती है ना ही इक्वल हो सकती है। अगर ऐसा हो गया कि किसी चीज़ की स्पीड जो है, वो चीज़ जिसका मास है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ गई, तो उस दिन क़यामत हो जाएगी, चीज़ ख़त्म, दरहम बरहम। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा है।
तो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो आपसे पूछी जा सकती है डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन में कि यूनिवर्सल स्पीड लिमिट क्या है, तो फिर आप यहीं से लिखेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट विद मास कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो बस ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको आसान करके समझाए, इसी तरह आप याद कर लें। बाकी ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या, बोला जानने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़ी क्लासेस में आएंगे तब इंशाल्लाह आपको पूरी तरीके से डिटेल में समझाएंगे। आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर इक्वेशन, अगर आप बुक में देखें ना तो ऊपर एक पेज पे मेंशन भी की होती है इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, कि एनर्जी को मैटर में मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहरहाल ये सारी थ्योरी जो है, सारी बातें इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपनी बुक की हद तक जो 4-5 लाइनें आपको दी गई हैं उनके हिसाब से आप ये 5 पॉइंट्स इस तरह से बना के आसान से आसान करके याद कर लें। ये थी हमारे पास चैप्टर 2 की इस टॉपिक 2.12 और 2.13 की डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।